हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। अब हमको समझना ये है कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम को हम सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं। समझिए, इको मतलब घर और सिस्टम मतलब तरीका। अब जैसे आप देख रहे हैं कि किसी किसी के घर में रहने का तरीका बहुत खराब रहता है और किसी किसी का बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो किसी का बेडरूम बिखरा पड़ा है, किसी का किचन बिखरा पड़ा है, कोई अव्यवस्थित तरीके से कपड़े रख रहा है तो कोई व्यवस्थित तरीके से कपड़े रख रहा है। तो ये सब सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अलग अलग तरीके तरीके मिलके जो घर बनता है वो समझ लीजिए वो इकोसिस्टम है। जैसे मेरे घर का एक तरीका होगा, वो मेरे घर का इकोसिस्टम है, या हमारे परिवार का इकोसिस्टम है कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, हम कितने बजे सोते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। तो ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम जनरल लाइफ से लेकर या साइंस से लेकर हर जगह एक सिस्टम होता है। जैसे चींटियों का अपना सिस्टम है, या सूक्ष्म जीव का अपना सिस्टम है, कोई बड़े जानवर है उनका अपना सिस्टम है, सबका अलग सिस्टम है। तो वो सब सिस्टम मिलके ही इकोसिस्टम बनता है। तो हम साइंस की परिभाषा में इकोसिस्टम को कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। बायोटिक सब्सटेंस और अबायोटिक सब्सटेंस मतलब कि जैविक घटक और अजैविक घटक। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जैविक घटक होते क्या हैं और अजैविक घटक होते क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जी सकते हैं या फिर जिनमें भोजन बनाने की प्रकृति होती है। जैसे कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, ये सब जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, अमीनो एसिड। तो जो अकार्बनिक घटक होते हैं और जो कार्बनिक घटक होते हैं, इन सब की जरूरत जैविक घटक को पड़ती है। ये सब के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोजन, ये सबके मिले बिना हम जैविक घटक नहीं बना सकते। तो हम इसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक या प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं प्लांट बनाते हैं। प्लांट कैसे बनाते हैं? प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके लिए उनको काय की जरूरत होती है, जिसके लिए उनको सूर्य की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, तापमान की जरूरत होती है, आर्द्रता की जरूरत होती है। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक सबसे मिलकर ही भोजन बनता है। तो ये जो प्रोड्यूसर है वो हरे पौधे, एल्गी, ये सब सनलाइट की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति, वाटर की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं और O2 रिलीज करते हैं। और O2 कौन लेता है? हम मनुष्य O2 को ग्रहण करते हैं। उसके बाद सेकंड आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? मनुष्य यानी कि हम। पशु पक्षी। कंज्यूमर जो ये हरे पौधे हैं वही हमारा खाना है। तो ये इनके माध्यम से ही हम कंज्यूम करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? जीवन का कोई आधार ही नहीं रहेगा। तो कंज्यूमर होते हैं मनुष्य, पक्षी, पशु आदि। अब कंपोजर क्या होते हैं? तो डीकंपोजर कुछ बैक्टीरिया और कुछ कवक होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई पेड़ है, पेड़ से जब पत्तियां झड़ जाती है तो वो नीचे गिरती हैं और कुछ दिन बाद वो सड़ के, अगर बारिश वारिश हुई तो वो खाद के रूप में बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डीकम्पोज हो गई। तो वही डीकम्पोजर का काम कौन करता है? बैक्टीरिया और कुछ फंगस, जो उनको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं। अब देखिए अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जैविक प्रक्रिया इन अजैविक घटकों के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सेकंड आएगा तापमान। तापमान ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आएगा जल। जल पौधों की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन के लिए
ये भी एक अजैविक घटक है, लेकिन ये आप सबको पता है कि जल की क्या इंपॉर्टेंस है। वायु एवं गैस और मिट्टी एवं खनिज तत्व। प्लांट ग्रो ही नहीं होगा यदि मिट्टी नहीं होगी, तो ये सब अजैविक घटक है। तो अब इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होगी? इकोसिस्टम की परिभाषा होगी जैविक और अजैविक घटक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब वो एक ऐसे तंत्र का निर्माण करती है जिस तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक एवं एबायोटिक सब्सटेंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और एक सिस्टम बनता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम नाम का यूज किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए ओडम, इन्होंने कार्य के आधार पर इकोसिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया कि कार्य के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र किस किस भागों में बटा रहेगा। तो पहला है स्वपोषी घटक यानी ऑटोट्रोपिक सब्सटेंस। स्वपोषी घटक में स्वपोषी, देखिए स्वपोषी आपको बोलने से ही समझ आ रहा है, स्वपोषी मतलब स्वयं, और ऑटो भी मतलब खुद से ऑटो, और स्व मतलब स्वयं, मतलब जो स्वयं से अपना खाना बनाते हैं, लाइक हरे पौधे। तो जो स्वयं से अपना खाना बनाते हैं, जिनको हम मनुष्यों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मनुष्य को ही सारी जरूरतें पड़ती है, इनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वपोषी घटक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लाइक हरे पौधे। दूसरा है परपोषी घटक, हेट्रोट्रोपिक सब्सटेंस। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पर निर्भर रहते हैं, और इन्हें भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? बायोटिक सब्सटेंस और अबायोटिक सब्सटेंस। बायोटिक सब्सटेंस जैविक घटक और अबायोटिक सब्सटेंस अजैविक घटक, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। अब बायोटिक सब्सटेंस और अबायोटिक के अंदर क्या क्या चीजें आती है, चलिए वो देखते हैं। बायोटिक के अंदर आएगा, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, दूसरा भाग है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, तीसरा भाग है अपघटक यानी कि डीकम्पोजर। जैसे कि उत्पादक, उत्पादक कौन होंगे? देने वाले। उत्पादक कौन होंगे? जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। जो आत्मनिर्भर होंगे वो होंगे उत्पादक। प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हर चीज। इसमें भी आएंगे सभी हरे पौधे। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? यानी कि हम जो सब लेने वाले, कंज्यूम करने वाले। इसमें इसके तीन पार्ट होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और फिर आते हैं लास्ट में अपघटक यानी डीकम्पोजर। जो भी बचा कुचा सड़ा गला चीज है उसको डीकम्पोज करके यानी उसको मृदा में मिला के और उसको मृदा को उर्वरक बनाने का काम ये डीकम्पोजर करते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए या फिर हमारे वातावरण के लिए सबसे लाभदायक कार्य करते हैं डीकम्पोजर। अब देखते हैं अबायोटिक घटक। अबायोटिक घटक में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक घटक, और जलवायवीय कंपाउंड्स, क्लाइमेटिक कंपाउंड्स, जलवायवीय घटक। कार्बनिक घटक में क्या आएंगे? सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, अमीनो एसिड। आपको पता है ये सब हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, इनके बिना हमारी बॉडी चल ही नहीं सकती या फिर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जैसे कि इकोसिस्टम का मतलब ही ये है कि एक अजैविक और जैविक के बीच का जो संबंध है वो कैसे आपस में कार्य करते हैं, उससे मिलकर ही एक इकोसिस्टम, एक तंत्र बनता है, और वही तंत्र पूरा चलाता है पृथ्वी को। तो कार्बनिक घटक में क्या आएंगे? सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, अमीनो एसिड आदि। अकार्बनिक घटक क्या होते हैं?
जैसे कि हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी तत्व हैं, क्लोराइड, फेरिक आदि, सब जितने भी तत्व हैं जो हमारे जो जितने भी तत्व हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं और जो हमारी अजैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जैविक प्रक्रियाओं को पूरी करते हैं, जैविक घटक को कंप्लीट करते हैं, वो अकार्बनिक तत्व कहलाते हैं। और जलवायवीय तत्व कौन से होंगे? इसमें आएंगे ताप, वायु, आर्द्रता आदि। मतलब पौधों को भोजन बनाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। अब आगे है उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? सभी हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। ये भोजन कैसे बनाते हैं? ये भोजन बनाने के लिए सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इनको CO2 प्लस H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ये ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन बनाएंगे और O2 रिलीज करते हैं। पौधे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पौधे क्या? O2 रिलीज करते हैं। तो ये पौधे O2 रिलीज करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पेड़ों की वनों की कटाई मत करिए। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे जीवित रहोगे? आप ऑक्सीजन पंप ले लेके घूमोगे। तो इसीलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए जिससे हमको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। आगे है उपभोक्ता, कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता सभी हरे पौधे होते हैं जैसे कि घास आदि। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जीव होते हैं जो ये घास या प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं। जो प्लांट से खाना आता है उसी को ये शाकाहारी जीव खाते हैं। जैसे हिरण हो गया, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, ये सब शाकाहारी जीव आते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और आखिरी में तृतीयक उपभोक्ता या फिर ये उच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें सभी मांसाहारी जीव आते हैं। इसमें कोई शाकाहारी जीव नहीं आता, इसमें सभी मांसाहारी जीव आते हैं, जिसमें मोर, सांप, बाघ, चीता, तेंदुआ, जितने भी मांसाहारी जीव हैं सब तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो आपको यहाँ इतना समझ में आ गया कि उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो किसी से भी कुछ ना कुछ ले रहे हैं, ऐसा समझिए। प्राथमिक उपभोक्ता होंगे हरे पौधे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे हरे पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीव, जिसमें हिरण, टिड्डा, खरगोश आएगा। तृतीयक उपभोक्ता या उनको उच्च उपभोक्ता बोलेंगे, उसमें सभी मांसाहारी जीव आएंगे, जिसमें मोर, सांप, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी और जितने भी मांसाहारी जीव है सब उसी में आ जाएंगे। अब अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक आपको मैंने पहले ही बताया कि ये डिकम्पोजर होते हैं। अपघटक का काम ही है कि जो प्रकृति में जो भी बचा कुचा चीज है और उसमें से कितनी हम अच्छी चीजें निकाल सके और दोबारा प्रकृति को दे सके, उसका यही काम है। कि जैसे जितने पेड़ पौधे या कोई सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे हैं और वो जाके मृदा में मिल रहे हैं और उसके बाद मृदा उससे पोषक तत्व लेके दोबारा मृदा में मिला रही है, तो यही अपघटक कहलाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव, अधिकतर ये जीवाणु और कवक होते हैं ना। अब अपघटन की भी 5 चरणों की प्रक्रिया होती है। अब ये प्रक्रिया को देखते हैं, अपघटक की प्रक्रिया को। सबसे पहला चरण है फ्रिगमेंटेशन। फ्रिगमेंटेशन मतलब खंडीकरण। सेकंड चरण है लीचिंग, निश्चालन।
तीसरा चरण है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचयन। चौथा चरण है ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमीकरण। और पांचवा चरण है मिनरलाइजेशन यानी खनिजी भवन। अब सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन पहला चरण समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन जैसे नाम से आपको पता चल रहा है खंडीकरण। खंडी मतलब पार्ट, यहाँ कुछ ना कुछ पार्ट में टूटने की बात हो रही है, तो यहाँ पार्ट में कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया में ये होता है, जो भी जैसे जीव हैं, जो दीमक हो गया, दीमक, केचुआ, चींटियां, चींटियां, ये इन सब का काम क्या होता है, ये किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब कि जो समझ लीजिए बड़ा हो या फिर जो ज्यादा गुथा हुआ हो, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना हम अलग अलग खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब हम अलग अलग खाते हैं, लेकिन पेट में जाके वो सब मिक्स हो जाता है। तो समझ लीजिए जैसे रोटी अलग है, चावल अलग है, ये सब क्या हो गए, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम क्या कौन करते हैं, ये छोटे जीव करते हैं, जैसे दीमक, केचुआ, चींटी। और एक बात, जो पौधे व जीवों के मृत अवशेष होते हैं, ये देखिए, सबसे पहले अपघटक को समझने के पहले एक टर्म को समझना है। जो भी पौधे और जीवों के जो मृत अवशेष रहते हैं, पौधे के मृत अवशेष इन द सेंस क्या होगा, जैसे कि पौधे की कोई पुरानी टूटी हुई टहनी या पुराना टूटा हुआ पुष्प या फिर बहुत सारे पुराने सूखे हुए पत्ते, ये सब क्या होंगे, इनको सब अप्रद बोलेंगे। जैसे जीवों के अवशेष, तो जैसे कोई जीव खत्म हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई छिपकली मरी है या फिर कोई चूहा मरा है या फिर कोई बड़ा जानवर मरा है, वो बहुत दिन तक अगर ऐसे ही बाहर पड़ा रहा तो उसको सूक्ष्म जीव खा खा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो ये जीव पौधे व जीवों के मृत अवशेष को अप्रद कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में, खंडीकरण में, ये जो छोटे जीव हैं जैसे कि दीमक, केचुए और चींटी, ये अप्रद को यानी कि पौधे व जीवों के मृत अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि अपघटन प्रक्रिया को सरल बना सके। अपघटन प्रक्रिया इससे सरल कैसे बनेगी, क्योंकि अपघटन ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बड़ी सी टहनी है और सीधे वो मतलब जमीन में जा रही है और सीधे मिट्टी में मिल जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत स्लो प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे वो गलेगी, धीरे धीरे पार्ट्स में टूटेगी, उसका खंडन होगा और उसके बाद वो मिट्टी में मिलेगी। तो यही प्रक्रिया वो दी गई है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, दीमक, केचुए, चींटी आदि जैसे जीव कोई भी अपरत के छोटे छोटे टुकड़े कर देते। अब दूसरा है लीचिंग। अब लीचिंग क्या होती है, लीचिंग समझ लीजिए जैसे आप चाय पीते हैं, है ना, चाय बनाते हैं, उसमें जब पानी अलग होता है, चाय पत्ती अलग होती है, शक्कर अलग होती है, जब हम उसको उबालते हैं, उबालने के बाद चाय पत्ती शक्कर सब आपस में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद हमको पता ही नहीं चलता कि अरे इसमें शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है या अदरक कहाँ है, मतलब सब मिक्स हो जाती है और वो एक चाय का फॉर्म ले लेती है। वैसे ही लीचिंग में क्या होता है, ये जो अपरद है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं, छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं। अब इनके ऊपर अगर पानी डाला जाएगा या फिर बारिश होगी, जैसे कि आप देखेंगे जंगलों में भी अगर बारिश हो रही है तो जो जंगलों का जो कूड़ा करकट है वो थोड़ा ऐसा गीला हो जाता है ना, गीला होके आपस में थोड़ा मिल जाता है, आप सबने देखा होगा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जब उन पे बारिश गिरेगी तो इसके अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया,
पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया आदि। और ये सब अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब जल में घुलनशील होते हैं, मतलब ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो ये जब बारिश का पानी होगा, ये अपरद है, अपरद जमीन में पड़ा हुआ है, और जब बारिश का पानी आएगा तो ये अपरद के अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ जल में घुल जाएंगे और वो मृदा के सबसे निचले स्तर में चले जाएंगे, और वो मृदा को इस प्रकार से पोषण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से मृदा और उपजाऊ होती है। उसका मतलब होता है लीचिंग। मतलब कि ये समझ लीजिए ये चाय को छान रहे हैं, वही चाय कप में आ गई, उसी प्रकार ये छन के मृदा के निचले स्तर में चलेगा। ठीक है, अब आगे है कैटाबॉलिज्म, मतलब अपचयन। कैटाबॉलिज्म, अपचयन क्या होगा? अब ये जो छोटे टुकड़े हैं, अभी भी ये छोटे टुकड़े पड़े हैं, इनके अकार्बनिक पदार्थ तो चले गए, लेकिन ये छोटे टुकड़े डिसॉल्व हुए क्या? मतलब पूरी तरीके से मृदा में चले गए क्या? नहीं। तो ये अपचयन के माध्यम से क्या होगा? ये अपचयन में कुछ कवक और कुछ जीवाणु अपने एंजाइम की हेल्प से, उनके एंजाइम होते हैं, उनकी उनकी हेल्प से जो छोटे टुकड़े हैं, अभी भी वो मतलब दिख रहे हैं, वो इतने छोटे टुकड़े हैं कि हम उनको देख सकते हैं, तो उनको पूरा महीन पीसने का काम करते हैं। मतलब उनको एक समझ लीजिए ऐसे भुरभुरा बनाने के ट्राई करते हैं उन लोग। तो यही अपचयन कहलाता है। सीधी सिंपल भाषा में अपचयन को क्या बोलेंगे? कि कुछ कवक और जीवाणु के एंजाइम मिलकर जो लीचिंग हुए छोटे टुकड़े हैं उनको और छोटा करने में मदद करते हैं, वही अपचयन कहलाता है। अब लास्ट है, ये फोर्थ नंबर है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जंगल में जो बहुत पुराने पेड़ रहते हैं, और आप अभी अच्छी बारिश में जंगल चले जाइए और वहां पर अगर थोड़ा सा ऐसा कीचड़ हो गया है, तो आप देखेंगे कि पेड़ के आजू बाजू बहुत ऐसे चिपचिपे से जो जो भी वो खाद जैसे बन जाएगा, पत्तों का ही जो बहुत पत्ते गिरे हैं तो वो ऐसे चिपचिपी खाद जैसे बन जाएगा, बहुत काले रंग का। तो वही है ह्यूमस। ह्यूमस किसको बोलते हैं? जो पुराने अपरद हैं, यानी जो पत्ते पत्ते हैं, टहनियां हैं, पुष्प है, या फिर कोई और सूक्ष्म जीव है, वो सब एक समय के बाद बारिश होती है, उसके बाद एक समय के बाद वो आपस में इतने संगठित हो जाते हैं और चिपचिपापन आ जाता है उनके अंदर, और वो ह्यूमस बन जाते हैं जो गहरे काले रंग का होता है। और ये ह्यूमस के अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं, और इसे इनको फंगस या फिर बैक्टीरिया आसानी से तोड़ नहीं सकता। ये जैसे ये चिपचिपा सा ये जो पदार्थ बना है, इसको कोई भी फंगस या बैक्टीरिया आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं, ये धीरे धीरे टूटते हैं, इनको टूटने में टाइम लगता है धीरे धीरे, है ना। वही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। मतलब कि ह्यूमस का निर्माण होना ही ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमस का निर्माण कैसे हो रहा है? बहुत समय लगने के बाद जब जो अपरद हैं वो चिपचिपे पदार्थ के रूप में बनते हैं और उनके अंदर पूरे पोषक तत्व होते हैं, वो ह्यूमस कहलाता है। यही ह्यूमिफिकेशन है। लास्ट है मिनरलाइजेशन, यानी खनिजी भवन। ये क्या होता है? ये जो ह्यूमस बना था, फोर्थ स्टेप में जो ह्यूमस बना था, उसके अंदर सभी पोषक तत्व थे, उसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ थे। अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि। तो मिनरल्स उनको तोड़ने का काम करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव उनको तोड़ने का काम करते हैं और धीरे धीरे वो तोड़ने में सफल हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि वो जल्दी नहीं तोड़ पाते, कुछ समय बाद तोड़ने में सफल हो जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं तो ये जो जिंक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सभी दोबारा मृदा में चले जाते हैं और यही फिर मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा ये भोजन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये पांचों आपको समझ में आ गए।
एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अपरत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कौन तोड़ता है? दीमक, केचुआ, चींटी। लीचिंग क्या होती है? उन छोटे टुकड़ों से जब बारिश होगी या पानी की मदद से जो अकार्बनिक पदार्थ है उनको मृदा के निचले स्तर तक पहुंचाना। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है कि इनको छोटे टुकड़ों को पूरा महीन पीस लेना। ह्यूमीकरण क्या होता है? ये चिपचिपे पदार्थ के रूप में एक बहुत संगठित बन जाते हैं और इनके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं। ये मिनरल खनिजी भवन क्या होता है कि कुछ फंगस बैक्टीरिया धीरे धीरे करके ह्यूमस को तोड़ते हैं और उससे अकार्बनिक पदार्थ निकालते हैं और उनको दोबारा मृदा में वापस भेजते हैं। अब चलिए, कार्य के आधार पर हमने प्रकार पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर इकोसिस्टम को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब है मानव निर्मित इकोसिस्टम। तो नेचुरल में आएगा स्थलीय और जलीय। स्थलीय में कौन सा? घास का इकोसिस्टम, वन का इकोसिस्टम, मरुस्थल का इकोसिस्टम। मतलब पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं सभी का एक परितंत्र है। सभी, जैसे मैंने बताई कि सबके घर घर का एक अलग रूल है, वैसे ही प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं कि कुछ गाय का गोहन जा रहा है जैसे कि, तो वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम बना रही है। वो एक समय पे जा रही है, एक समय पे आ रही है, वो एक जगह चारा चर रही है, वो एक प्रकार की घास खा रही है, तो वो भी उनका एक परितंत्र हो गया। भले ही छोटा हो गया लेकिन परितंत्र हो गया। वैसे ही वन का कि वन अपने आप में, वनों में छोटे वन आएंगे, बड़े वन आएंगे, कुछ फल वाले आएंगे, कुछ फूल वाले आएंगे, वो इकोसिस्टम हो गया। वैसे मरुस्थल का हो गया। जली में होगा स्वच्छ जल का अलग और लवणीय जल का अलग। तो स्वच्छ जल का में आएगा नदी का इकोसिस्टम, तालाब का इकोसिस्टम और झरने का इकोसिस्टम। लवणीय में आएगा समुद्र का इकोसिस्टम और महासागर का इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल में क्या आता है? ये हम मानव खुद बनाता है, खेत और एक्वेरियम। खेत, हम अपनी खेती करने के लिए अपने हिसाब से उसमें मिट्टी, खाद, आजू बाजू पार बनाएंगे, वो सब बनाएंगे। तो वो हमारा, हमको धान लगाना है तो उसके समय अलग मृदा या अलग खाद का प्रयोग करेंगे। दूसरी खेती करना है तो अलग प्रकार से करेंगे। एक्वेरियम, हम विभिन्न प्रकार की उसमें मछलियां रखते हैं, उसमें कुछ रॉक्स रखते हैं, उसमें कुछ ट्री रख देते हैं। मतलब उसको एक प्रकार से पूरा वातावरण देते हैं कि उसको लगे कि ये नदी या समुद्र है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। आगे चलते हैं। अब आएगा 10% ऊर्जा का नियम। ये दिया था लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने। 10% ऊर्जा का नियम क्या होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते तक ऊर्जा केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। बची जो 90% ऊर्जा है वो मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है उसमें खर्च हो जाती है। जैसे कि श्वसन में या फिर या फिर पाचन में, इन सब में वो 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे मेरे पास अगर 100% ऊर्जा है तो मैं आगे वाले को 100% ऊर्जा दे ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बॉडी में ही इतने सारे कार्य हो रहे हैं कि 90% ऊर्जा उसमें खर्च हो रही है। जैसे मेरे बोलने में अभी मुझे ऊर्जा लग रही है, मुझे खड़े रहने में ऊर्जा लग रही है, तो ये सब ऊर्जा का हास हो रहा है। मेरे पास जो 10% ऊर्जा बची है वही आगे जाएगी। तो ये 10% ऊर्जा का नियम है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है। ठीक है। अब है फूड चेन और फूड वेब, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो अब फूड चेन क्या होती है कि एक ही प्रकार की प्रक्रिया, जो एक ही प्रकार की प्रोसेस होती है वो फूड चेन होती है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेट होता है, जैसे कि जो घास है, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खाएगा। ये एक ही प्रकार की प्रक्रिया है कि यहाँ दिया है कि घास को खरगोश ही खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खाएगा। ये हो गई फूड चेन। लेकिन फूड जाल क्या होता है?
यहाँ घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा रहा है। अब इसी घास को चूहा भी खा सकता है, इसी घास को खरगोश भी खा सकता है, इसी घास को हिरण भी खा सकता है ना। और उसके बाद चूहे को सांप खा सकता है, सांप को मोर खा सकता है यहाँ पर, और इसको शेर खा सकता है, बाघ खा सकता है। मतलब जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपस में किसी ना किसी को खा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फूड जाल, फूड वेब। तो ऐसा कहा जाता है कि ये इकोसिस्टम को सबसे संतुलित बना के रखता है। मतलब फूड चेन की अपेक्षा फूड जाल ज्यादा इकोसिस्टम को संतुलित बनाने में मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है आगे का जो नियम है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम का क्या मतलब है, देखते हैं। जैसे कि पौधों ने अपना खाना बनाया, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण किए, अपने लिए भोजन बना लिए, तो वो भोजन उन्होंने किस दर से बनाया, यानी कि प्रोडक्ट बनाने की जो दर है, यानी प्रोडक्ट बनाने की गति जो है वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। उत्पादकता यानी उत्पादन करने की जो स्पीड है। समझ लीजिए कि कोई भंडारा हो रहा है, कोई भंडारे में हम वेट कर रहे हैं, तो कोई 1 घंटे में खाना बना रहा है, कोई आधे घंटे में खाना बना रहा है, तो वही 1 घंटे में खाना बनाने की उनकी जो स्पीड है वही प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, समझ आ गया। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्ट बनाने की दर या प्रोडक्ट बनाने की स्पीड इज प्रोडक्टिविटी। ये दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण करके जो पौधे भोजन बना रहे हैं, तो उनका पूरा भोजन कितना है, ग्रॉस मतलब पूरा का पूरा, यानी कि कुल कुल कितना है, समझ लीजिए कि कुल 100 है ना। तो यहाँ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में आएगा कि उनके पास 100 खाना है, समझ लीजिए कि, या फिर 100 किलो खाना है, ऐसा बोल सकते हैं। नेट प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा, ये भी ऊर्जा के नियम जैसा है। नेट प्रोडक्टिविटी में आएगा कि सब क्रिया करने के बाद आपके पास अभी वर्तमान में कितना प्रोडक्ट बचा है या कितनी प्रोडक्टिविटी है,